इस हादसे में धौलपुर का लाल राम किशोर शहीद हो गए। शहीद जवान राम किशोर बघेल जिले के राजवाखेड़ा इलाके के रहने वाले हैं। जवान के शहीद की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। राजवाखेड़ा के गांव दुल्हेराय का घेर निवासी राम किशोर वर्तमान में जम्मू में तैनात था। शहीद जवान की कल पार्थिव देह गांव पहुंचेगी। तो जैसे ही ये जानकारी परिजनों को लगी तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और कल जो पार्थिव देह है शहीद की वो उनके पैतृक गांव पहुंचेगी। 10 दिन पहले ही ड्यूटी पर लौटा था जवान और आज शहादत की खबर सामने आई है। दरअसल आज जम्मू कश्मीर में एक बड़ा हादसा हुआ। बस हादसा ही था जहां पर जवानों से भरी एक बस जो है वो खाई में गिर गई और इस दौरान धौलपुर का लाल इसमें शहीद हो गए। ओ बेटा वही आयो या वे कह देना भाई बे अबे तो गोइए। तुम्हारी बात कब हुई थी? ओ भाई ये संजय वो करिए मैंने आज बात हुई थी आपकी? संजय ने आज तो आयो या कोई लारी भी मारेगा ये तो लल्लू ने फोन ना करो। जोधपुर में एक के बाद एक डिजिटल अरेस्ट कर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले महीने में आईआईटी की प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट कर 23 लाख की ठगी के बाद अब साइबर बदमाशों ने 87 लाख की ठगी को अंजाम दिया है। साइबर अपराध का सबसे नया तरीका, डिजिटल अरेस्ट, पढ़े लिखे हो रहे शिकार। 23 लाख के बाद अब 87 लाख की ठगी। आईआईटी प्रोफेसर को किया डिजिटल अरेस्ट। प्रदेश में बढ़ रहे साइबर ठगों के सबसे नए पैंतरे ने पुलिस अधिकारियों को भी परेशान कर रखा है। इस बार ठगों ने डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर को निशाना बनाकर ठगी की है। ठगों ने उनसे करीब 15 दिनों में 87 लाख रुपए की ठगी कर ली है। इस ठगी के दौरान ठगों ने उनको रोजाना कई कॉल किए। कस्टम ऑफिसर प्रमोद कुमार के नाम से फोन कर प्रोफेसर से कहा गया कि उनका एक पार्सल मुंबई में आया हुआ है जिसमें नशे की सामग्री यानी एमडी मिली है। साथ में कई जाली पासपोर्ट और क्रेडिट कार्ड भी मिले हैं। ये मामला मुंबई पुलिस को दिया है। इसके बाद ठगों ने महिला डॉक्टर को कई बार एजेंसीज के पत्र भेजे जिससे महिला डॉक्टर डर गई। पीड़िता इतना घबरा गई कि उसने अपने विदेश में रहने वाले बच्चों और पति तक को ये बात नहीं बताई। ठगों ने महिला डॉक्टर को इतना डराया कि उसने जो उनसे पूछा वो सब जानकारियां दे दी और एक के बाद एक सारी फड़ी तोड़वा कर करीब 87 लाख रुपए ठग लिए। इसमें एक वृद्ध महिला जो कि रिटायर्ड प्राचार्य हैं उनके द्वारा अपने आप को अज्ञात अपराधियों द्वारा डिजिटल अरेस्ट का भय दिखलाकर करीब 87 लाख रुपया की उद्यापन किया गया। इस संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया। यद्यपि घटना करीब 1-1.5 महीने पुरानी है, फिर भी गहनता से अनुसंधान करके इस संबंध में आरोपियों तक पहुंचने के प्रयास किए गए। जब महिला को ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन तब तक 87 लाख रुपए की ठगी हो चुकी थी। पुलिस ने लखनऊ से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी सगे भाई हैं जिनको मोबाइल सिम के बदले 1.5 लाख रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन डिजिटल अरेस्ट करने वाले मुख्य किरदार अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। तो वहीं भरतपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी ने देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त कृष्णकांत खंडेलवाल को 3,60,000 रुपए घूस के साथ गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने कृष्णकांत खंडेलवाल को सेवर टोल प्लाजा पर पकड़ा है जो कि निजी वाहन से जयपुर जा रहा था। उसके पास से एसीबी ने 3,60,000 रुपए बरामद किए हैं और ये कार्रवाई एसीबी के एडिशनल एसपी अमित सिंह के नेतृत्व में हुई है। एसीबी फाउंडेशन की ओर से एसीबी को सूचना मिली थी। फिलहाल एसीबी ने देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तो थी कि देवस्थान विभाग के जो सहायक कमिश्नर श्री के खंडेलवाल ये अवैध रूप से अर्जित की हुई राशि को लेकर आज
जयपुर की तरफ जाएंगे, जयपुर इनका निवास है। तो सूचना पर हमने इनका फॉलो किया। उसके बाद में जो लुधियाना टोल प्लाज़ा है वहाँ जिस गाड़ी से ये जा रहे थे उनको रुकवाया। इनका जो बैग था उसकी तलाशी ली गई तो उसके बॉटम में 3,60,000 रुपये प्राप्त हुए। इन्होंने जो प्रथम स्पष्टीकरण अपना दिया कि ये राशि कहाँ से लाए हैं, वो उसको वेरीफाई किया गया तो वो वेरीफाई नहीं हुआ, संतोषपद पूरा जवाब नहीं हुआ, तो जिस पर आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। सर, अगर ये जवाब मुकदमा दर्ज होगा, इनका मेमो, इसमें सर्च मेमो जो बनके मुख्यालय जाएगा, फिर अकॉर्डिंगली उसमें डिसीजन होगा। बड़ी खबर जयपुर से आपको देंगे। कल सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से संवाद रहने वाला है। दिल्ली समेत अन्य राज्यों के अधिकारियों से संवाद रहेगा। राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों से भी संवाद रहेगा। सीएम दोपहर 12 बजे का समय रहेगा जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये संवाद कार्यक्रम रहने वाला है। दिल्ली समेत अन्य राज्यों के अधिकारी भी इसमें शामिल रहने वाले हैं और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों से भी इसमें संवाद रहने वाला है। और सीएम भजनलाल दोपहर 12 बजे जाएंगे आरएएस क्लब, आरएएस परिषद के अधिवेशन शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। सीएमआर से जुड़ेंगे मुख्यमंत्री। तो कल मुख्यमंत्री का ये बड़ा कार्यक्रम है जहां पर वो अधिकारियों से संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने वाले हैं। दिल्ली समेत अन्य राज्यों के लोग भी इसमें शामिल रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में बीएसएफ जवानों को लेकर जा रही बस खाई में गिर गई है। इस हादसे में धौलपुर का लाल राम किशोर शहीद हो गए। शहीद जवान राम किशोर बघेल जिले के राजवाखेड़ा इलाके के रहने वाले हैं। फील्ड फायरिंग रेंज में आज आसमान धमाकों की गूंज से गूंज उठा और भारत और अमेरिका की सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास जोरों पर है, जिसमें दुश्मनों के ठिकानों पर जोरदार हमला किया गया। आइए आपको दिखाते हैं इस अभ्यास की खास झलकियां। धमाकों की गूंज, आतंकी ठिकाने ढेर, आर्टिलरी इन्फेंट्री को कमान, टेररिस्ट के मंसूबे नाकाम। अमेरिका भारत का युद्धाभ्यास, पाक चीन को करारा जवाब। धमाकों की आवाज किसी बॉर्डर की नहीं बल्कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की है, जहां अमेरिका और भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा। दोनों देश के जवान पिछले 9 सितंबर से युद्ध अभ्यास में जुटे हुए हैं। बीकानेर के महाजन फायरिंग फील्ड रेंज में भारत और अमेरिका के सैनिक पिछले 72 घंटे से युद्धाभ्यास कर रहे हैं और इस युद्धाभ्यास के अंदर जो है वो मुख्य रूप से आतंकवाद के खात्मे को लेकर किस तरह से दोनों देश की सेनाएं जो है वो कार्य करे, इसको लेकर रणनीति बनाई गई थी। आज भारत और अमेरिकी सैनिकों ने दुश्मन के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की और दुश्मनों को मार गिराया। इस अभ्यास में हवाई हमलों के साथ आर्टिलरी और इन्फेंट्री के दुश्मनों पर प्रहार किया। हवाई हमलों और आर्टिलरी की ताबड़तोड़ बमबारी ने दुश्मनों के ठिकानों को मटियामेट कर दिया। आज जो है सबसे पहले जो है वायुसेना के माध्यम से दुश्मन देश के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया और उसके बाद में इन्फेंट्री डिवीज़न और उसके साथ साथ में जो आर्टिलरी के जो सैनिक है उन्होंने इस पूरे क्षेत्र में जो है वो बमबारी करते हुए इस पूरे इलाके को अपने कैप्चर में किया।
अभ्यास के अंतिम चरण में 72 घंटों में गहन सत्यापन अभ्यास किया जा रहा। लाइव फायर ड्रिल्स और वायु अभियानों का प्रदर्शन करते हुए दोनों देशों की सेनाओं ने मिलकर ये दिखाया कि जब बात समन्वय की हो तो दुश्मन नहीं बच सकता। ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शौर्य, समर्पण और समन्वय के साथ जब दो महाशक्तियां मिलती हैं तो विजय सुनिश्चित होती है। ये भारतीय सेना के वो जवान हैं जो इस युद्धाभ्यास में भाग ले रहे हैं और इसमें मुख्य रूप से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक इन जवानों के साथ एक ये जो बाज है जिसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है, ये भी भारतीय सेना का वो जवान है जो दुश्मनों के ठिकानों पर सबसे पहले पहुंचता है और उनके पता लगाता है कि किस तरह से जो है दुश्मन यहाँ पे छुपे हुए हैं और उसकी पूरी सूचना जो है वो सेनाओं को दी जाती है और उसके बाद जो सेनाएं एक्शन करती है वो आज महाजन फायरिंग फील्ड रेंज में देखने को मिला। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। जयपुर के नाहरगढ़ के घने जंगलों में 20 दिन से लापता राहुल का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है और इस बीच जयपुर पुलिस ने राजस्थान हाईकोर्ट में प्रगति रिपोर्ट पेश की है। पुलिस का कहना है कि पूरी शिद्दत से राहुल को खोजने में लगे हैं। वहीं कोर्ट ने पुलिस को राहुल को ढूंढने के लिए 2 सप्ताह का समय और दिया है। नाहरगढ़ के जंगलों में राहुल की गुमशुदगी का मामला। जयपुर पुलिस ने हाईकोर्ट में सौंपी स्टेटस रिपोर्ट। पुलिस की कोशिश से संतुष्ट नजर आया कोर्ट। नाहरगढ़ के जंगलों में राहुल कहां गुम हो गया कोई नहीं जानता। इस बीच पुलिस समेत कई टीमें उसे खोजने में लगी हुई हैं। ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर तक नाहरगढ़ की इन घनी पहाड़ियों में उसे खोजता रहा, लेकिन 20 दिन गुजरने के बाद भी राहुल का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इस बीच जयपुर पुलिस ने राजस्थान हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कोर्ट को बताया कि पिछले 20 दिनों में पुलिस ने राहुल को खोजने के लिए कौन कौन से कदम उठाए। पुलिस ने अपने जवाब में कहा, हम राहुल को खोजने में बेस्ट एफर्ट लगा रहे हैं। हर तरीके से हमने सर्च अभियान चला रखा है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की अदालत प्रोग्रेस रिपोर्ट पर संतुष्ट नजर आई, लेकिन कोर्ट ने पुलिस को राहुल को ढूंढने के लिए 2 सप्ताह का समय और दिया है और कहा कि युवक को किसी भी तरह तलाश करें। कोर्ट ने हमसे एक रिपोर्ट मांगी थी कि अब तक हमने क्या प्रयास किए हैं, तो वो रिपोर्ट हमारे द्वारा पेश की गई, जिससे ऑनरेबल कोर्ट अब तक के प्रयासों से संतुष्ट थे कि हमने हर तरह की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है और हर एंगल्स पे, और वहाँ पे जो हमारी पूरी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वन विभाग और पुलिस की जो टीम टुकड़ी अधिकारियों के नेतृत्व में वहाँ सर्च ऑपरेशन कर रही थी, उससे हाई कोर्ट ने सहमति जताई और हमें 2 हफ्ते का और टाइम दिया है कि हम और इस पे काम करें और अपना रिपोर्ट प्रेषित करें। दरअसल इस मामले में कोर्ट ने राहुल के पिता सुरेश चंद्र शर्मा की तरफ से दायर बंदी प्रत्यक्षकरण की याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें पुलिस से मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई थी। राहुल के पिता की तरफ से हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में छोटे बेटे आशीष की तरह राहुल की हत्या और उसके अपहरण की आशंका जताई गई है। उन्होंने पुलिस से इस दिशा में जांच करने की गुहार भी लगाई है। उन्होंने कॉल डिटेल के आधार पर भी जांच करने का सुझाव दिया। आपको बता दें कि भट्टा बस्ती में पर्वतीय कॉलोनी में रहने वाला राहुल अपने छोटे भाई आशीष के साथ 1 सितंबर को रविवार सुबह नाहरगढ़ पहाड़ी पर घूमने के लिए गया था। इसके बाद दोपहर करीब 12:30 बजे राहुल और आशीष ने अपनी मां और एक होमगार्ड को फोन पर जानकारी देते हुए कहा कि वे जंगल में रास्ता भटक गए हैं। आशीष ने कहा था उसे बड़ा भाई राहुल भी नहीं मिल रहा है। अगले दिन यानी
2 सितंबर सोमवार सुबह आशीष की लाश पहाड़ी पर जंगल में मिली। वहीं राहुल रहस्यमय बना हुआ है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। आपको बताएं कि 1 सितंबर को राहुल और उसका भाई आशीष नाहरगढ़ की पहाड़ी पर घूमने के लिए गए थे, जिसके बाद राहुल और आशीष लापता हो गए, उनका सुराग नहीं लगा और वहीं पर अगले दिन आशीष की मौत हो गई, उसकी लाश झाड़ियों में मिली। इस पूरे मामले में राहुल और आशीष के पिता की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें पहले भी कोर्ट ने 2 सप्ताह का वक्त पुलिस को दिया था, लेकिन उसके बाद भी राहुल का कोई सुराग नहीं लगा है। और अब जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। सीएम भजनलाल ने बैठक की है, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई है। पुलिस सेवा के अधिकारियों के साथ ये बैठक की है। पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी ये थे जिनके साथ बैठक की गई। सरकार का लक्ष्य निवेश को बढ़ावा देना है। सीएम की ओर से कहा गया सरकार का लक्ष्य बेहतर अफसरों का निर्माण करना है और देने के लिए बेहतर अफसरों का निर्माण करना है। भारतीय प्रशासनिक एवं पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ बैठक। राइजिंग राजस्थान से बढ़ेगा निवेश, बदलेगी प्रदेश की तस्वीर। निवेश से बढ़ेगा रोजगार, प्रदेश होगा अग्रणीय। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में औद्योगिक विकास एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए बेहतर अवसरों का निर्माण करना है, ये कहना है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। और मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी क्रम में प्रदेश में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा और इस समिट के माध्यम से निवेश के साथ ही रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सकेगी और राजस्थान देश में अग्रणीय राज्य बनेगा। मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान राइजिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के संबंध में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। अधिकारियों को सेवा काल के दौरान लोक सेवक के रूप में विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव प्राप्त होता है। इनके अनुभवों के आधार पर प्राप्त महत्वपूर्ण सुझाव देने में निवेश को बढ़ाने में निर्णायक साबित होगा। अजमेर के नारेली के पास कार और ट्रेलर की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 दोस्तों की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हैं। सभी कार से घूमने गए थे और पुष्कर लौटते हुए कार का बैलेंस बिगड़ने पर डिवाइडर से टकराते हुए ट्रेलर से भिड़ गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के मुताबिक युवक कार से जयपुर की ओर पुष्कर आ रहे थे, वहीं ट्रेलर जयपुर की ओर जा रहा था। थाना प्रभारी ने बताया कि हादसे में पुष्कर के देवनगर निवासी संजय, बासेली निवासी मनीष और ग्वारडी निवासी प्रकाश की मौत हो गई है। वहीं दीपक और पवन मोतीसर निवासी आकाश घायल हो गए। ये नारेली हाईवे पे थाने पर सूचना आई कि नारेली चौकी के सामने एक्सीडेंट हुआ, जिस पर श्रीमान SHO साहब मैं जाब्ता के घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां एक गाड़ी जो तेज गति डिवाइडर से टकराकर और चित अवस्था में गिर गई, जिसमें 6 व्यक्ति थे, जिसमें 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 3 व्यक्ति घायल अवस्था में JLNH अजमेर के इमरजेंसी वार्ड में उपचाररत भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। थाने पर सूचना आई कि नारेली चौकी के सामने एक्सीडेंट हुआ। ब्यावर जिले के रायपुर तहसील क्षेत्र स्थित मोहरा कला गांव में महारुद्राभिषेक चल रहा है। श्री इच्छाधारी बालाजी मंदिर के 12वें पाठोत्सव पर्व के अवसर पर भगवान शिव का 24 घंटे लगातार सरसों के तेल से महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। 11 सितंबर से चल रहे 11 दिन का महारुद्राभिषेक 21 सितंबर को संपूर्ण होगा। MP के इंदौर जिले के बीजलपुर के सुखदेव भक्ति फाउंडेशन ने इसका आयोजन किया है। फाउंडेशन के अध्यक्ष सुखदेव गहलोत ने 5000 लीटर सरसों के तेल से शिवजी का महारुद्राभिषेक किया जा रहा। फाउंडेशन ने मंदिर परिसर में 1300 से अधिक पेड़ पौधे लगाए हैं। जब महाराज जी ने इच्छाधारी बालाजी मंदिर की स्थापना की तो हमने भी इच्छा व्यक्त की थी कि
हमारा भी कुछ कल्याण हो जाए। तो 7 फेरी इस मंदिर की हमने दी और आज हमारे दिन दुगनी रात चौगनी है यहाँ पे हमारे साउथ में। और मैं निरंतर यहाँ पे हर कार्यक्रम में आता हूँ और बालाजी महाराज, इच्छाधारी बालाजी महाराज की और महाराज जी सुरेंद्रदास जी महाराज की असीम कृपा से मेरा कल्याण हुआ और मेरा धंधा भी बहुत बड़ा है महाराज जी की असीम कृपा से। जनता का यहाँ जबरदस्त आना जाना होता है। तेलाभिषेक मैंने तो कभी कहीं नहीं देखा। 11 दिवसीय तेलाभिषेक चल रहा है। महाराज श्री की असीम कृपा है। अखंड रामायण पाठ आज निरंतर चालू है और चलेगा ठाकुर जी की कृपा से। और भी शिव जी का अभिषेक हो रहा है जो आज पूरे राजस्थान में आज तक जो नहीं हुआ था वो आज शिव जी का तेल से अभिषेक चल रहा है 11 दिन का। वो अनुष्ठान पूरा होगा 21 तारीख को, उस दिन पूर्णाहुति है। और आगे 2025 में 12 साल बालाजी का पूरा हो रहा विशाल एक प्रोग्राम होगा जिसमें सब साधु संत 20-25 हजार संत आएंगे, भगत जन रहेंगे। बहुत बड़ा भंडारा है, बहुत विशेष सब प्रोग्राम रहेगा। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।